हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम यूपीडी एलिट सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषयों के अतिलघुत्तरीय और बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला का वीडियो लगातार बना रहे हैं। आज है सामाजिक विज्ञान, ये 5वां प्रश्न पत्र है। हम अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में बात करेंगे। यह पापा वीडियो देखने के बाद परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। सर करीम एजुकेशन को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुप्त काल के किन्हीं दो शासकों के नाम लिखिए। गुप्त काल के जो शासक तमाम हैं, लेकिन समुद्रगुप्त और श्रीगुप्त हैं। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? चट्टानें 3 प्रकार की हैं, आग्नेय, अवसादी और कयांत्रित। आग्नेय शैल ऐसा शैल ये बहुत कठोर होता है। अवसादी शैल ये जो है घिसन पीटन यानी अपर्दन के द्वारा इसका निर्माण होता है। और कयांत्रित शैल यानी जो भी चट्टानें मान लीजिए दाब और ताप के कारण अपना रूप बदल देती हैं, उन्हें कयांत्रित शैल कहते हैं। पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी की आकृति अंडाकार है। बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट ये जो है आग्नेय शैल का उदाहरण है। ये इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी के फटने से होता है, और जब लावा पृथ्वी की सतह पे आकर और उसके बाद बहुत तेज़ी के साथ ठंडा हो जाता है, तब ये बेसाल्ट का निर्माण होता है। और आग्नेय चट्टानें, ये चट्टानें भी आपको बता चुके हैं, यानी ये ज्वालामुखी से विस्फोट के कारण पिघले हुए मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं, उनके जमने के बाद जो भी सतह बनती है, जो रॉक्स बनती है, उसे आग्नेय चट्टान कहती हैं। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? अभी मूल कर्तव्यों की वर्तमान संख्या जो है 11, लेकिन अगर ये पूछता है मूल कर्तव्यों में मूल संख्या क्या थी, तब जो है आपको 10 बताना है। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक जो है पुलकेशिन प्रथम था। दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? ये दुग्ध क्रांति के जनक जो है वर्गीस कुरियन जी थे। सूर्य ग्रहण क्या है? देखो सूर्य ग्रहण क्या है, आप ऐसे समझिए, समय जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। यानी पृथ्वी, ये पृथ्वी हो गई, और ये आपका पृथ्वी हो गया, और ये सूर्य हो गई। इसके बीच में जब चंद्रमा जाता है तो ये जो है सूर्य ग्रहण कहलाता है। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? देखिए, 2 शब्दावली आप ऐसे समझिए, एक है अपरदन, एक है अपक्षय। अपक्षय, अगर आप अपक्षय समझ लिए तो अपरदन भी आसानी समझ जाएंगे। जब अपक्षय समझिएगा, जब ऐसी चट्टान अपने स्थान पे टूटती है, फूटती है और बिखर जाती है तो उसे अपक्षय कहते हैं। यानी किसी भी चट्टान का अपने स्थान पर टूटना, फूटना, बिखरना ही अपक्षय कहलाता है। अब अपक्षय कैसे होता है? जब सूर्य की रोशनी पड़ती है किसी वस्तु पे तो प्रसार होता है उसमें, यानी वो फैलती है, ठीक है। और जब यानी ठंडी हो जाती है पृथ्वी तो सिकुड़ती है, यानी ऐसे फूलती पचकती यानी क्या हो जाता है, शैल टूट जाती हैं, तो उसे अपक्षय कहते हैं। अपरदन क्या होता है? यही टूटे हुए मिट्टी के कण या चट्टान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, चाहे वह आंधी तूफान द्वारा, चाहे जल द्वारा, किसी भी माध्यम से बहा कर ले जाए तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं। जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। देखिए, जलवायु किसी बड़े इलाके का औसत मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है। हम यानी सरल शब्दों में कह सकते हैं, यानी मौसम क्या होता है, ये बहुत ही छोटा समय के लिए होता है, लेकिन जलवायु जो है बड़े समय के लिए होता है। यानी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपका जलवायु होता है, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपका मौसम होता है। जैसे भी मौसम, बरसात का मौसम है छोटे समय के लिए, लेकिन अब भारत की जो जलवायु है उपोष्ण है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आप ऐसे समझिए, ये है विश्व, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। ठीक, लाइन खींच देते हैं। अपना भारत यहीं पे है, यानी ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, यानी उत्तर पूर्व गोलार्ध में भारत स्थित है। मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? मौलिक अधिकार व्यक्तियों के जीवन के लिए संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की रचना है। इन्हें चंद्र आगे। गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? भड़ौच और ताम्रलिप्ति जो है गुप्तकालीन बंदरगाह थे। जल के स्रोत कौन कौन से हैं लिखिए? वर्षा, भूतल, प्रवाह, झीलें, जलप्रपात, शिव समुद्रम, ये जो है जलप्रपात है। जलप्रपात क्या है? स्पष्ट कीजिए। सॉरी, ये जो है जलप्रपात के स्रोत हैं। जलप्रपात का मतलब ये है जब कोई पानी किसी ऊंचे स्थान से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। भूमिगत जल का क्या महत्व है? भूमिगत जल या भूगर्भिक जल धरती की सतह के नीचे चट्टानों के कणों के बीच अंतरिक्ष या रुद्राकाश में मौजूद जल को कहते हैं। भूजल एक मीठे पानी के स्रोत के रूप में एक प्राकृतिक संसाधन है। मानव के लिए जल का अत्यधिक महत्व है। क्षत्रक शिला क्या है? क्षत्रक शिला आप ऐसे समझिएगा, ये मान लो कोई चट्टान है ऐसे, ठीक, और वायु इसको रेतती हुई काटती हुई ऐसे बचा ले, यानी इधर इधर का उड़ गया, ठीक है, यही बचा। ये ठोस है, पत्थर है, तो इसे क्या बोलते हैं आप ऐसे समझ लो, इस आकार का होता है, तो यहाँ यानी ऐसे बच जाता है, तो इसे जो है क्षत्रक शिला बोलते हैं। लॉलीपॉप बन जाता है। बालू का स्तूप का निर्माण कैसे होता है? जब जो है रेत वगैरह ऐसे उड़ते ऐसे जमा होते चली जाती है, इसे ही बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रुकावट आ जाती है, इसी सहारे ये रुकना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बनती हैं। ठीक है, जैसे बरखान वगैरह ये भी हैं। वायु क्या है? वायु के गर्म होने का क्या परिणाम होता है? वायु पंच महाभूतों में एक है। वायु वस्तुतः गैसों का मिश्रण है जिसमें अनेक प्रकार की गैसें जैसे जारक, प्रांगार, द्विजारक, नाइट्रोजन, उदयन इत्यादि। वायु के गर्म होने पर ओजोन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो है 345 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था। 345 का मतलब ये है कि यानी ईसा के जन्म से 345 वर्ष पूर्व। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य का सीमा विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत क्या है? इसमें कौटिल्य का एक अर्थशास्त्र है, दूसरा मेगस्थनीज की इंडिका है। इसके माध्यम से आप जान सकते हो। चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर पूर्ण अधिकार किस वर्ष स्थापित किया? 316 ईसा पूर्व में इन्होंने स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर कब बैठा? 321 ईस्वी पूर्व में बैठे थे। सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कब किया? 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कर दिया। मेगास्थनीज के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? पाटलिपुत्र, ये जो है पटना में अभी भी स्थित है। मौर्य शासन में सेना का संगठन करने वाले मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी है? 30 थी, 30 सदस्य। मौर्य शासन में नगर के न्यायाधीश तथा जनपदों के न्यायाधीश को क्या कहा जाता है? नगरों के न्यायाधीश व्यवहारिक महामात्र और जनपदों के न्यायाधीश राजुक कहलाते थे। भूमि कर एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? अग्रम कहा जाता था। मौर्य शासन में तीर्थ क्या था?
शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन कई विभागों में विभाजित था, जिन्हें तीर्थ कहते थे। बिंदुसार को किस और उपनाम में जाना जाता था? अमित्र यानी शत्रुओं का संहारक के नाम से जाना जाता था। अशोक का धम्म के सिद्धांत का अनुमोदन करता था? वसुधैव कुटुंबकम का। मौर्य काल में समाज कितने वर्णों में विभक्त था? 4 भागों में, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा शूद्र। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तक्षशिला। मौर्य काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? अशोक के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी न होना ये मुख्य कारण था। मौर्य प्रशासन में जनगणना समिति क्या कार्य करती थी? जन्म मरण का हिसाब किताब रखती थी। सर्वप्रथम महाराजाधिकार की उपाधि किसने धारण की थी? ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। गुप्त संवत का प्रचलन किसने व कब किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने 319-320 के ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन प्रारंभ किया। महाकवि हरिसेन कौन थे? ये समुद्रगुप्त का मंत्री एवं दरबारी था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? समुद्र महान विजेता होने के साथ ही एक निपुण सेना नायक था, ठीक है, इसलिए उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? एक आर्यभट्ट थे, दूसरे वारामिहिर थे। गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम लिखिए। कालिदास, विष्णु शर्मा। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताइए। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों से मालवा व गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में भूमि कर वसूलने वाले अधिकार को क्या कहा जाता है? इनको सल्किक कहते हैं। हूणों ने भारत पर आक्रमण किस शासक के काल में किया था? कुमार गुप्त के शासनकाल में। चीन यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत भ्रमण पर आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। चीनी यात्री फायान का वास्तविक नाम क्या था? कुंग था। फायान का क्या अर्थ है? फायान का अर्थ है धर्म गुरु या धर्म रक्षक। गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक कौन था? स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। हूण आक्रमणकारी कौन थे? हूण लोग मध्य एशिया के खानाबदोश जंगलियों के समूह थे। पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? हर्षवर्धन। हर्ष के शासनकाल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? भुक्ति। हर्ष के समय के किन्हीं 2 विद्वानों के नाम बताइए। बाणभट्ट और दिवाकर। प्राचीन ग्रंथ राजतरंगिणी में कितने राजपूतों कुलों का लेख है? 36 राजपूत कुलों का लेख है। चंदेलों की राजधानी का क्या नाम था? खजुराहो। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? सियक अथवा श्रीहर्ष। गढ़वालों का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक कौन था? गढ़वालों का जो सबसे योग्य और शक्तिशाली शासक था गोविंद चंद्र था, जो 1114 और 1115 ईस्वी में था। जयचंद्र किस युद्ध में पराजित हुआ था? चंदावर के युद्ध में जयचंद्र जो है पराजित हुआ था। अवंती सुंदरी कौन थी? ये जो है एक विदुषी महिला थी, यानी जैसे पुरुष में विद्वान होते हैं उसी प्रकार महिला में जो विद्वान होता है उसे विदुषी के नाम से जाना जाता है। चेदी राजवंश का प्रथम शासक कौन था? प्रथम शासक कोकिल प्रथम था। चालुक्य अथवा सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? अहिलवाड़ा में इसकी राजधानी थी। प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की, और किंतु वास्तविक नाम जो है राजा नागभट्ट प्रथम था। चहमान वंश का सबसे प्रसिद्ध व अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज द्वितीय जो है ये जो है प्रथम और यानी सबसे प्रसिद्ध और अंतिम शासक था। पाल राजवंश का प्रथम राजा शासक कौन था? धर्मपाल। राजपूत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भूमिकर था। राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था? कृषि थी, कृषि। राजपूत काल में कौन से धर्म प्रचलित थे?
ब्राह्मण तथा जैन धर्म। राजपूत कालीन कला एवं स्थापत्य शैलियों कौन कौन सी थी, नामोल्लेख कीजिए। नागर, द्राविड़ और बेसर शैली। चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं थी? 3 शाखाएं थी, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और बेंगी के चालुक्य। कविराज मार्ग तथा राल मालिका किसके द्वारा लिखित आकृति है? कवि राजमार्ग ये यानी अमोघ वर्ष प्रथम द्वारा और रत्न मालिका जिनसेन द्वारा लिखित है। एहोल का विष्णु मंदिरों किसने बनाया था? ये जो है वातापी के चालुक्यों द्वारा बनवाया गया था। हर्षवर्धन को किस चालुक्य नरेश में पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। राष्ट्रकूल वंश के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो कृष्ण प्रथम, ध्रुव, धारा वर्ष, गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्ष, ये सभी थे। चोल वंश के 4 प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। आदित्य प्रथम, राज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कुलोत्तुंग आदि ये थे। पल्लव कालीन मत्ता विलास प्रहसन किसके द्वारा रचित कृति है? महेंद्र वर्मन द्वारा। बेगो की चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। वातापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? जय सिंह द्वारा की गई थी। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांची में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये जो है मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी यानी हिजरी में हुआ था और अरब के मक्का नगर में हुआ था। गजनवी वंश को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? यामिनी वंश। इस्लाम धर्म के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को कितने कर्म सिद्धांत बताए गए हैं? 5 कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। कलमा समझ लीजिए आप कभी भी पढ़ सकते हो। नमाज वक्त का मुकर्रर होता है 5 टाइम का, और रोज़ा 1 महीने का। ज़कात ये वर्ष में यानी आपके धन का 40%, और ज़कात अपने हिसाब से दे सकते। हाँ, ज़कात हो गया ना। हज जीवन में 1 बार करना चाहिए। भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना किस समय से मानी जाती थी? मोहम्मद बिन कासिम के समय। हज जो है जैसे हिंदू धर्म में जाते हैं गया करने, है ना, तीर्थ यात्रा में, तो ऐसे ये भी तीर्थ यात्रा है, यानी फ़्लाइट का टिकट कटा करके जाना होता मक्का मदीना दोनों जगहों पर। सल्तनत काल में भारत को कहा जाता था? सोने की चिड़िया। लाख बख्श लाखों का दान करने वाला की उपाधि किसे दी गई है? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। 2.5 दिन को झोपड़ा का निर्माण किसने कराया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चालीसा क्या है? 40 तुर्की सरदारों का गुट। और एक चालीसा होता है, जैसे मुस्लिम धर्म में किसी की डेथ हो जाती है तो जैसे हिंदू धर्म में तेरहवीं करती है ना, तेरही, हाँ। तो वैसे मुस्लिम धर्म में 40 दिन बाद उनका यानी खान पीन होता है, यानी कर्मकांड वगैरह होता है, तो वो समझ लीजिए एक चालीसा वो भी है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण करवाया? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। सल्तनत कालीन पहली महिला शासक कौन थी? राजिया बेगम थी। खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा? 1290 से 1320 तक। भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भारत में खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन खुसरो खिलजी था। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत कब आया? इब्न बतूता रेहला नामक पुस्तक लिखी थी, ये 1333 में आया था। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने की थी। गुलरुखी उपमान किस शासक का है? सिकंदर लोदी का। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी द्वारा किया गया था। सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम राज्य किस प्रकार का था? धर्म प्रधान राज्य। नुहे सिपेहर तुगलकनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी। राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है? कलहड़। सल्तन काल में कितने कर लिए जाते थे? 4 खस्क, जाजिया, सकात,
एवं खराज। सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत पर राजवंशों ने शासन किया। 5 राजवंशों ने शासन किया। मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंगेज खान ने। चंगेज खान ने सर्वप्रथम किस भूभाग को अपने अधीन किया है? उत्तरी चीन को भूभाग को किया है। तैमूर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तैमूर का जन्म 1336 में ट्रांस ऑक्सियाना प्रदेश के केस नामक स्थान में हुआ था। दिल्ली पर तैमूर ने आधिपत्य कब स्थापित किया? 1398 में किया था। बहुत बढ़िया। विजयनगर राज्य किस प्रथा पर आधारित था? विजयनगर ये जो है सामंतशाही प्रथा पर आधारित था। राज्य प्रशासन की सुविधा के अनुसार विजयनगर राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? ये 6 प्रांतों में विभाजित था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से किन्हीं 4 का नाम लिखिए। धन्वंतरी, अमर सिंह, शकु, बेताल, भट्ट और कालिदास। विशाख दत्त के द्वारा लिखित 2 नाटकों का नाम लिखिए। मुद्राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। चंद्रमा की परिक्रमा कितने समय में पूर्ण होती है? ये 29 दिन में होती है, यानी अपना पूरा परिभ्रमण पूरा कर लेता है। चंद्रवर्ष क्या है? कुल 12 चंद्रमासों का समूह चंद्रवर्ष कहलाता है। चंद्र दिवस किसे कहते हैं? 24 घंटा 50 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु पुनः एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचता है, जिसे चंद्र दिवस कहते हैं। चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है? चंद्रमा का कोई स्वयं प्रकाश थोड़ी है, यह जो है सूर्य की रोशनी से रिफ्लेक्ट करता है, उसी चमकता है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सौरमंडल का एक अंग है जिसमें हम रहते हैं। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। एपोजी क्या है? चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक दूरस्थ होती है, तो इस अवस्था को एपोजी कहा जाता है। ग्रहण किसे कहते हैं? यदि किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है और उसकी छाया बना लेती है, यानी उस चीज़ को नहीं देखने देती है, तो उसे जो है ग्रहण कहते हैं। जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब होता है? देखिए अब चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, ये आपका सेम ऐसे लिखिए, यानी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो इसे क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये कब होता है? ये जब ऐसे जब बीच में हो जाता तभी होता है। सूर्य ग्रहण बता चुके हैं। अगला है डायमंड रिंग क्या है? पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में सूर्य के किनारे चमकती हुई अंगूठी के समान दिखाई देते हैं और इसे डायमंड रिंग कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये है जब पूरी तरह से ढक ले तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और जब थोड़ा सा ढके तो आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7 होते हैं। स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी का धरातली भाग स्थल मंडल कहलाता है, जो कि विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है। वायुमंडल क्या है? समस्त स्थलीय व जलीय भाग को एक आवरण के रूप में घेरे हुआ भाग वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी के विभिन्न परिमंडलों के नाम लिखिए। स्थल मंडल, वायुमंडल, जयमंडल और जैवमंडल। जैवमंडल क्या है? पृथ्वी के धरातल पर उपस्थित ऐसे सीमित क्षेत्र जहां अन्य 3 मंडल मिलते हैं उसे जैवमंडल कहते हैं। 7 महाद्वीपों के नाम बताइए। देखिए हम आरोही क्रम में बताते हैं। सबसे पहला सबसे बड़ा कौन सा है?
सबसे बड़ा एशिया, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका और छठवां जो है आपका यूरोप और सातवां आपका ऑस्ट्रेलिया है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और भूपर्पटी जो है पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूपर्पटी कहते हैं। और पृथ्वी की जो त्रिज्या है 6370 किलोमीटर है, ठीक है। मैंटिल क्या है? पृथ्वी यानी जो भूपर्पटी के नीचे अवस्थित परत है जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, मैंटिल कहलाती है। कोर क्या है? यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है जो कि निकिल तथा लोहे तत्वों से निर्मित है। ये बाह्य कोर और आंतरिक कोर दो नाम से प्रसिद्ध। आप ऐसे समझो, ये रहा पृथ्वी का ऐसे भाग, इसे सियाल बोलते हैं, इसे सीमा और इसे नीफे ठीक है। अब ये भूपर्पटी इस प्रकार है। सेल क्या है? वे सभी पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, चाहे वो ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या चीका, रोड़ी की भांति नरम एवं मुलायम हो, सेल कहलाते हैं। चट्टानों के कितने भेद हैं? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, अम्लीय आग्नेय चट्टान, क्षारीय आग्नेय चट्टान। अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? अवसादी चट्टानें वे हैं जो विखंडित ठोस पदार्थ से बनी हो या जीव जंतु और पेड़ पौधे के जमाव से निर्मित हो। अवसादी चट्टानों के 2 उदाहरण बताओ। बलुआ पत्थर तथा खड़िया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के नाम लिखिए। भूपर्पटी मैंटिल तथा कोर से होती है। मैग्मा क्या है? धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है जिससे मैग्मा कहते हैं। लावा किसे कहते हैं? धरातल के अंदर का अर्ध तरल पदार्थ जब धरातल पर निकलकर फैल जाता है तो इसे लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी एक ऐसा शंक्वाकार पर्वत है जिसके द्वारा भूगर्भ से नाली या दरार द्वारा आकस्मिक रूप से कीचड़, धुआं, वाष्प, गैसें, लावा क्या चट्टानी पदार्थों का प्रवाह धरातल पर पाया जाता है। क्रेटर किसे कहते हैं? ज्वालामुखी में निर्मित शंकु के ऊपरी भाग को क्रेटर कहते हैं। भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किसका प्रयोग होता है? भूकंप जब आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी की सतह अचानक कंपित होती है तो उसे भूकंप कहते हैं। यंत्र सिस्मोग्राफ भूकंप मापीय यंत्र। मापन की इकाई। देखो इसको ऐसे समझो, यानी जिस डिवाइस से नापते हैं उसका नाम सिस्मोग्राफ है, और जो पैमाना जैसे इंच, मीटर, किलोमीटर, वो रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। अपशिष्ट किसे कहते हैं? कारखानों से निकलने वाला या उपभोग करने के पश्चात जो चीजें शेष बचती हैं अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती हैं? सक्रिय ज्वालामुखी, प्रस्तुत ज्वालामुखी, सुसुप्त या शांत ज्वालामुखी। सक्रिय का मतलब है जो एक्टिव हो, लगातार उसमें से लावा निकल रहा है, प्रकाश आ रहा है, तो आपका सक्रिय। प्रसुप्त का मतलब ये है कि कब हो सकता है आपका, यानी एक बार निकलने के बाद शांत हो जाए। और सुसुप्त का मतलब है कि वो हो सकता भविष्य में हो या फिर बिल्कुल ना निकला हो। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? माउंट स्ट्राबोली को। काल्डेरा क्या है? काल्डेरा स्पेनिश शब्द है, भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है कुहाड़ा। विस्तृत क्रेटर का आकार ही काल्डेरा है। ज्वालामुखी शंकु किसे कहते हैं? ज्वालामुखी का उद्भेदन जब एक छिद्र के सहारे होता है
तो उसमें से एक निकलने वाला पदार्थ मुख के चारों ओर जमा हो जाता है और शंकु रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार निर्मित शंकु ज्वालामुखी शंकु कहलाता है। ज्वालामुखी की कितने मेखलाएं हैं? इसकी 3 मेखलाएं हैं। परिप्रशांत महासागरीय मेखला, यूरेशियाई मध्य महासागरीय मेखला और अटलांटिक महासागरीय मेखला। मतलब कहने का मतलब है ये ज्वालामुखी संभावित क्षेत्र है, यहाँ ज्वालामुखी है। भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक तरंगे, द्वितीय तरंगे, धरातलीय तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं? प्राथमिक तरंगों को ही अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। सिस्मोग्राफ क्या है? भूकंपीय तरंगों का अंकन जिस यंत्र द्वारा किया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। ज्वालामुखी पांख क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट के उपरांत वर्षा हो जाने से निर्मित धूल कण। वैश्विक भूकंप क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है, प्रशांत महासागर तटीय पेटी, मध्यवर्तीय पेटी, भूकंप शून्य क्षेत्र। आनाच्छादन के अंतर्गत किन 2 क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है? अनुच्छेदन के अंतर्गत 2 क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। अपक्षय कितने प्रकार का होता है? अपक्षय 3 प्रकार का होता है, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक। हिमानी किसे कहते हैं? बर्फ के गतिशील ढेर को हिमानी कहते हैं। हिमोड़ किसे कहते हैं? जब हिमानी चट्टानों को घर्षित पर उसका चूर्ण पर्वत के निचले भागों में जमा कर देता है तो उन्हें हिमोड़ कहा जाता है। भूमिगत जल किसे कहते हैं? चट्टानों के छिद्रों और दरारों से लेकर वर्षा का जल या प्रवाहित जल भूपृष्ठ के नीचे चला जाता है, इसे भूमिगत जल कहते हैं। कैनियन किसे कहते हैं? नदियों के गर्ज के बृहद रूप को कैनियन कहते हैं। जलप्रपात किसे कहते हैं? जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो इसे जलप्रपात कहते हैं। बरखान किसे कहते हैं? चंद्रकार या चापाकार बालू का स्तूप को बरखान कहते हैं। नदी विस्फोट किसे कहते हैं? पर्वतीय भाग से जब नदी नीचे उतरती है तो मैदानी रूप भागों में उसकी गति मंद पड़ जाती है, जिससे नदी का मार्ग घुमावदार हो जाता है। इन टेढ़े मेढ़े मोड़ों का ही नदी निसर्ग कहा जाता है। वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत रंगीन, गंधहीन, स्वादहीन प्रकृति वाले गैसों के यांत्रिक या भौतिक मिश्रण को वायुमंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यह वायुमंडल की सबसे निचली और सघन परत है, जिसमें वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का 75% पाया जाता है। वायुमंडल को कितने संतरों में बांटा गया है? 5 संतरों में बांटा गया है। संतरों नहीं, संस्तरों। हाँ, कहने का मतलब जैसे ये वायुमंडल हो गया ऐसे, क्षोभ समवही ऐसे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, इस प्रकार। वायुमंडल के प्रमुख तत्व क्या हैं? वायुमंडल के प्रमुख तत्व हैं तापमान, वायुदाब पेटियां, पवन, वायुमंडल की आर्द्रता तथा वर्षा। वायुदाब नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। संघनन किसे कहते हैं? जब वायुमंडल का ताप घटने लगता है तो वह जल वाष्प में परिवर्तित हो जाती है, जिसे संघनन कहते हैं। अब ऐसे समझो कि जैसे ये समुद्र है, यहाँ से पानी उठा यानी ये वाष्पीकृत हो गया, यानी गर्म होकर उठा, ये बादल बन गया। बादल होने के बाद ये वाष्प जो है जब लो प्रेशर में आ जाता है, यानी जब ये भारी हो जाता है, नीचे की ओर भागता है, तो यही आपका संघनन होता है। संघनन होने के बाद बारिश फिर होनी तय है। वायुदाब का मापन किया जाता है मिलीबार में। पृथ्वी पर वायुदाब की कितने पेटियां पाई जाती हैं? 5 विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, तीसरा अध्रुवीय निम्न वायुदाबी पेटी, चौथा ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? आर्द्रता मापी द्वारा मापी जाती है। वायुदाब या वायु भार किसे कहते हैं?
धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को वायुदाब या वायु भार कहते हैं। पवन किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील वायु को पवन कहते हैं। कोरियोलिस बल किसे कहते हैं? पृथ्वी की अपनी धुरा पर घूमने के कारण ही हवाओं की दिशा में विपेक्ष मुड़ना हो जाता है। इस परिवर्तनकारी बल को विपेक्ष बल या कोरियोलिस बल कहा जाता है। पवनों के प्रकार बताइए। पवने के प्रकार निम्नलिखित हैं: स्थायी अथवा प्रचलित भूमंडलीय पवने, सामयिक या मौसमी अथवा अस्थायी पवने, स्थानीय पवने। प्रचंड पचासा तथा चीखता साड़ा किसे कहते हैं? पछुआ पवन की तीव्र गति से चलने और उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि के कारण 50 डिग्री दक्षिणी आकाश पर प्रचंड पचासा तथा 60 डिग्री दक्षिण आकाश पर चीखता साठा कहा जाता है। देखो ऐसे समझो, यानी जो दक्षिणी ध्रुव होता, मान लो ये दक्षिणी ध्रुव है, ऐसे इस तरफ जो 50 डिग्री तक है इसे पचासा, और जो 60 डिग्री पे उसे साठा बोलते हैं। यानी इस पे जो चलेगा वो पचासा और इस पे जो चलेगा साठा कहलाएगा। ठीक है। ट्रेड विंडस किसे कहते हैं? व्यापारिक सन्मार्गीय पवन को अंग्रेजी में ट्रेड विंड्स कहा जाता है। विंड्स, ट्रेन विंड्स। ठीक है। ट्रेन्स बोले तो ऐसे ट्रेन्स, विंड्स, ट्रेड तो ट्रेड की स्पेलिंग DE हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। मानसूनी पवने क्या हैं? वे पवने जिनकी दिशा में मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन आ जाता है, मानसूनी पवने कहलाती हैं। स्थलीय तथा सागरीय समीर की दिशा में कितने परिवर्तन होता है? इनकी दिशा में 24 घंटे के अंदर 2 बार परिवर्तन होता है। चक्रवात क्या है? पवनों का ऐसा चक्र जिसमें अंदर की ओर वायुदाब कम और बाहर की ओर अधिक होता है, चक्रवात कहलाता है। विश्व की मुख्य हवाओं का नामोल्लेख कीजिए। चिनूक, फॉन, सिरको, बोरा, ब्लिजर्ड आदि। जो हवाएं आपकी 2 बार परिवर्तित होती, 24 घंटे में 2 बार, जैसे मान के चलो ये जो है आपका, ये पृथ्वी है, ये आपका जल है, ये स्थल है। जब पृथ्वी गर्म होगी तो वायु इस तरफ आएगी, और जब पृथ्वी ठंडी होगी तो पृथ्वी से जल की तरफ भागेगी। इसीलिए 2 बार परिवर्तन होता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किसे कहते हैं? कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उष्ण कटिबंधीय में उत्पन्न तथा विकसित होने वाले चक्रवातों को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। लहरें किसे कहते हैं? जल की सतह से टकराकर हवाएं उसे विभिन्न स्थान से उठा देते हैं, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है, इसे लहर कहते हैं। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। आप इसको इस तरह समझिए, जैसे ये मान लीजिए स्थल हो गया ये आपका, और ये पानी हो गया। ठीक है। अब इधर जब पानी ऊपर चढ़ा तो ये भाटा है। क्या है? भाटा है। और जब यही पानी नीचे आपका आने लगा तो इसे क्या बोलते हैं? ज्वार। इसे ही ज्वार बोलते हैं। पानी इसे वापस आएगा तो इसे क्या बोलेंगे? ज्वार बोलेंगे। ठीक है, इसे नीचे आएगा। ठीक है। इससे क्या होगा? इससे फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। अब जैसे कुछ डैम वगैरह बना लेते हैं, तालाब वगैरह बना लेते, यानी झील वगैरह बन जाती है, और उस पानी से टरबाइन वगैरह लगा करके बिजली भी पैदा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की एक प्रमुख गर्म जलधारा है। समुद्री जल की प्रमुख गतियां कौन सी हैं? लहरें, ज्वार भाटा तथा धाराएं समुद्री जल की मुख्य गतियां हैं। किन्हीं 3 महासागरीय धाराओं का नामोल्लेख कीजिए। क्यूरेसियो धारा, क्यूराइल की धारा, लेब्राडोर की धारा। संविधान किसे कहते हैं? संविधान उन आधारभूत नियमों एवं कानूनों का संग्रह है जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान सरकार की शक्ति तथा स्रोत है। यानी किसी देश का लिखित नियमों का संग्रह ही संविधान कहलाता है।
भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसमें 7 सदस्य थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। वैसे तो विशेषताएं बहुत है, लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, मूल अधिकारों की व्यवस्था और नीति निर्देशक तत्वों की स्थापना और भी न्यायिक पुनर्वलोकन, बहुत सारी चीज़ें हैं। भारत की राष्ट्रभाषा? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, राजभाषा है। राष्ट्रभाषा भी हिंदी नहीं हो पाए। राष्ट्रभाषा हाँ, राजभाषा है हिंदी। अब उसमें राष्ट्रभाषा जरूर लिख दिया गया है, लेकिन राजभाषा है, पारित नहीं हो सका है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? हमें 6 मूल अधिकार हैं, लेकिन मौलिक मूल अधिकार यानी मूल 6 मौलिक अधिकार 7 पहले प्राप्त थे, लेकिन अभी 6 हैं। संपत्ति के अधिकार हटा दिया गया है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? यही 26 जनवरी को मनाया जाता है। नागरिकता प्राप्त कितने की आवश्यकता शर्तें हैं, क्या है? देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपके सामने कई शर्तें हैं। या तो आप जन्मजात हो, जैसे हम सब हैं, वंशानुगत हो, या पंजीकरण द्वारा, या प्राकृतिक द्वारा, या संविष्ट द्वारा। एकल नागरिकता क्या है? एकल नागरिकता का मतलब ये है कि जैसे केंद्र और राज्य में अपने यहाँ भारत में 2 प्रकार की है सरकार। तो जैसे अगर आप केंद्र में एक बार लो, फिर जिस राज्य में रहना वहाँ की नागरिकता लोगे, तो ये दोहरी नागरिकता है। लेकिन अगर जैसे आप एक बार नागरिकता ले लिए, जैसे भारत की हमने नागरिकता ले लिया, तो हमें एक ही नागरिकता प्राप्त की, जिसे एकल नागरिकता की संज्ञा देते हैं। जैसे अमेरिका में आप दोहरी नागरिकता लेंगे, एक तो अमेरिका के, दूसरी जिस राज्य में रहना वहाँ की। मूल अधिकारों से क्या तात्पर्य है? ऐसे अधिकार जो मानव जीवन के विकास के लिए अति आवश्यक है, ठीक है, ताकि मानव अपना विकास कर सके, उन्हें मूल अधिकार की श्रेणी में रखते हैं। संपत्ति के मूल अधिकारों को संबंधित संविधान के किस भाग द्वारा समाप्त कर दिया गया? ये भाग 3 में था, यहाँ से निकाल दिया गया। अब ये 300 से ऊपर चला गया है। नीति निर्देशक तत्वों से क्या आशय है? इसे DPSP कहते हैं, ठीक है। ये राज्य यानी सरकार की इच्छा पर है, उसकी मर्जी है तो उसको लागू करेगा, उसकी मर्जी नहीं लागू करेगा। लेकिन कोई भी सरकार है, अगर वो अपने देश का हित चाहती है तो इसको जरूर लागू करती है। किन्हीं 2 नीति निर्देशक तत्वों के नाम बताइए। आपको समझिए 36 से लेकर के 51 तक है, लेकिन आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व है और सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व है। उपभोक्ता का क्या अर्थ है? यानी जब कोई व्यक्ति कोई माल खरीदता है तो वह माल या सामान का जो उपभोग करता है यानी लेता है, वही उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण के कितने प्रकार हैं? इसमें 3 प्रकार हैं, जिला फोरम और राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। इसमें सब जो है अलग अलग जो है रेट तय है कि वो कितने हज़ार तक तय करेगा, वो कितने हज़ार तक, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उपभोक्ता अपनी शिकायतों कहाँ कर सकते हैं? देखिए, जिला स्तर पर कर सकते, राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर आप कर सकते हैं आसानी से। यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। पहले क्या था, जैसे आप मान लीजिए आपने कोई नल खरीदा, ठीक है, और नल के लिए जो आपने बात किया, जिंदल पाइप या हैवी पाइप की बात की, भैया हमको अच्छी सबसे तगड़ी मजबूत पाइप चाहिए। लेकिन जब आप घर लाए तो वहाँ पता लगा दूसरा पाइप दे दिया। अब उसको वहाँ पे जाकर वापस करने के लिए बोल रहे हैं, हमारा पैसा वापस कर दिया, फिर सामान चेंज कर लीजिए, तो एग्री नहीं हो रहा है। तो इससे परेशान होकर ये बहुत सारे लोग ठगे गए, जिसकी वजह से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। उपभोक्ता कितने प्रकार का हो सकता है? ये 2 प्रकार के, एक तो माल का उपभोक्ता होगा यानी माल खरीद लेगा, एक है सेवाओं का यानी जिसके पास पहुंचना है। कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत कब से हुई? कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत 1960 में हुई, जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दी गई।
वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है? 35% है। प्रमुख खाद्यान्न फसलों कौन सी हैं? इनमें से चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज और दालें। हरित क्रांति का प्रमुख दोष है? इसमें कुछ फसलों तक सीमित है, पूरे फसल पे सीमित नहीं है। ये सबसे बड़ा दोष था। मुद्रा का क्या अर्थ है? देखिए, मुद्रा में वह सब वस्तुएं शामिल हैं जो किसी भी समय एवं स्थान पर बिना संदेह और बिना किसी जांच के अन्य वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और व्यापारिक दायित्वों को चुकाने के साधन के रूप में प्रचलित हैं। चेक क्या है? चेक एक शर्त रहित लिखित आज्ञापत्र है। चेक कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार के होते हैं: चेक, वाय चेक, आदेशानुसार चेक और रेखांकित चेक। बैंक ड्राफ्ट क्या है? जिसे डीडी बोलते हैं, जो बीटीसी करते हैं वो डीडी जमा किए होंगे या डायरेक्ट किए होंगे तो वो डीडी अच्छे समझते हो, डिमांड ड्राफ्ट होता है। यानी इसमें उस व्यक्ति का नाम होता है जिसको देना है और उस पर आदेश होता है, यानी उसमें समझ लीजिए वो पत्र जो भी लेगा जिसको आदेशित किया गया है वो पैसा निकलवा सकता है। प्रतिज्ञा पत्र क्या है? यह समझ लीजिए महत्वपूर्ण साख पत्र है। प्रतिज्ञा पत्र सख्त यानी शर्त रहित प्रतिज्ञा है। हुंडी क्या है? अब देखो, यहाँ तो दूसरा हो सकता है लिखा। हुंडी आप ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं गांव में हूँ और मेरा कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार मुंबई से पैसा नहीं भेजता है। देखिए, हुंडी का मतलब तत्काल आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से कांटेक्ट किया रहता है गांव में कि भैया जो है मैं एक 10,000 रुपये फला व्यक्ति को, ये व्यक्ति को देना है, आप दे दीजिएगा। तो वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा पैसा ले लेता है और यहाँ पे जिस व्यक्ति को कॉल कर देगा, इन्फॉर्म कर देगा, तो वो व्यक्ति यहाँ पे 10,000 रुपये उस व्यक्ति को दे देगा। अब जो भी इंटरेस्ट होता है आधा आधा ले लेते हैं, ठीक है। ये हुंडी का होता है, लेकिन यहाँ पे हुंडी का दूसरा लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, आंशिक मुद्रास्फीति और पूर्ण मुद्रास्फीति। मुद्रा का अवमूल्यन क्या है? जब विदेशी मुद्राओं में देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं, यानी ज़्यादा पैसा ले जाओ, कम सामान लाओ। साख मुद्रा के प्रचलित रूपों के नाम लिखिए। चेक, बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी और विनिमय पत्र, विपत्र। औद्योगिकरण क्या है? औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें उद्योगों का नियमित व क्रमिक विकास होता रहता है तथा धीरे धीरे उसमें नवीनता एवं आधुनिकता का समावेश होता रहता है। कुटीर उद्योग क्या है? यानी ऐसा उद्योग जो बहुत ही परंपरागत तरीके से चल रहा हो और बहुत छोटे स्तर पर उसे कुटीर उद्योग की संज्ञा दी जाती है। लघु उद्योग को समझाइए। लघु उद्योग में उन सब कारखानों इकाइयों को शामिल किया जाता है जिसमें करोड़ तक की पूंजी का मशीनों तथा संयंत्रों में निवेश हुआ है। अति लघु उद्योग क्या है? अति वह उद्योग जिनमें 25 लाख तक की पूंजी का निवेश हुआ हो। कुटीर एवं लघु उद्योग के प्रमुख समस्याएं क्या है? कच्चे माल की समस्या और बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के वर्तमान में संख्या कितनी है? 3 संख्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है? ऐसी कंपनी या ऐसे फर्म होती हैं जिनका प्रधान कार्यालय एक देश में होता है किंतु उनकी जो व्यापारिक शाखाएं होती हैं अलग अलग होती हैं, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। कहने का मतलब एक देश का होता है मेन कंट्रोलिंग, लेकिन वो कई देशों में उनकी शाखाएं होती हैं। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? यह संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? ये रिपीटेड है, आप देख सकते हैं। मौलिक अधिकार किसकी निरंकुशता पर रोक लगाते हैं? मौलिक अधिकार सरकार की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। सल्तनत युग में चरसा शब्द किससे संबंधित है? सिंचाई के लिए प्रयोग की जाने वाली चमड़े की बाल्टी। गुलाम वंश का अंतिम शासन कौन था? कैकूबाद था। मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए
बलवान ने कौन से कार्य किए? बलबन ने कौन से कार्य किए? उसने अपने बेटे मोहम्मद खान को लड़ने भेजा। सल्तनत काल में तृतीय हिंदू भारत को तोता की उपाधि मिली थी। अमीर खुसरो को। शिवाजी के समय ससुआबाद किसे कहा गया था? सरसूबादार जो है यानी सर सूबादार, ये किसी क्षेत्र विशेष के प्रतिनिधि सेनापति को कहते हैं। 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार क्या है? ये जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, यानी कक्षा 1 से 8 तक के आप कहीं पर भी पढ़ेंगे सरकारी स्कूल में, आपकी फीस नहीं लगेगी। समवर्ती सूची किसे कहते हैं? जिसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें यानी इन विषयों पे कानून बनाए उन्हें समवर्ती सूची कहते हैं। और केंद्र सरकार अगर हमारी दोनों सरकार, केंद्र और राज्य दोनों सरकार बना देती है तो केंद्र सरकार सर्वोच्च मान्य, यानी उसका कानून पूरे भारत में लागू होता है तो उसका ज़्यादा मान्य होता है। FIR का पूरा नाम लिखिए। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। शैलें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, ये हो चुका है। स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती हैं। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं? पछुआ पवन। अमेज़न तथा जायर घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग। आग्नेय शैल के उदाहरण बताइए। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैंजिया। ग्रेनाइट और बेसाल्ट। पैंजिया किसे कहते हैं? भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित हुआ उसे पैंजिया कहते हैं। यानी जब पृथ्वी विभाजित हुए, एक समुद्र भाग और असली भाग, एक पेंजिया था और पैंथालासा। जो असली भाग था वो पेंजिया था और जो जली भाग था उसे पैंथालासा बोलते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है? इसका निर्माण किसने कराया था? ये जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये उड़ीसा में पुरी से 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। ठीक है। और ये गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। चोलों के शासनकाल में जनपद तथा गांव को क्या कहा जाता था? यानी जो जनपद थे, जनपद को नाडू और गांव को कुर्रम कहते थे। इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहां पर हुआ? ये जो युद्ध हुआ था 1526 में पानीपत के मैदान में हुआ था। ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुए। ठीक है, और इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर ने लोदी वंश का अंत करके भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में जगात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी 2.5%, यानी 40%, यानी टोटल, यानी 40वां हिस्सा। हाँ, अभी आपको पहले बताए थे 40% नहीं, यानी 2.5% बोले तो कमाई का 40वां हिस्सा आपको दान देना है। पृथ्वी की भूपटल के नीचे अधा स्तर में 3 परतें कौन कौन सी? सियाल, सीमा, निफे हो चुका है आपका। ठीक है। आग्नेय शैल की विशेषताएं बताइए। देखिए, आग्नेय यानी ये आग से इसकी उत्पत्ति हुई है, यानी लावा से। ठीक है। अब ये चट्टान में क्या जीव जंतु वनस्पति रहित होगा। ठीक है, उसमें जिंदा ही नहीं रख सकता, इतना गर्म होता है। ये रावेदार चट्टानें नहीं होती हैं। ठीक है, सॉरी, ये रावेदार चट्टानें हैं। और ये कठोर एवं अपारगम्य चट्टानें, यानी आप इसको भेद जल्दी नहीं सकते, पार नहीं कर सकते कोई चीज़। और इन चट्टानों परतें नहीं होती, परतें जो है अवसादिम होती है। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ये हो चुका है। बालगोस्तीप भी हो चुका है। मिस्टल तथा ब्लिजर्ड किस प्रकार की हवाएं हैं? यह ठंडी और ध्रुवीय हवाएं हैं जो रोना नदी की घाटी में से कोहार चलती है। और ब्लिजर्ड या हिम झंझावात या बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं। रूस के टुंड्रा प्रदेश एवं साइबेरिया में ब्लिजर्ड का स्थानीय नाम क्रमशः पुर्गा व बुरान है। संविधान सभा कब बनाई गई? इसमें कुल कितने लोग थे? देखिए, अब ऐसे समझ लो
इसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी और जिनमें से ब्रिटिश वाले 292 और देसी रियासतों से 93 ये और शेष वो जो आपके कश्मीरी क्षेत्र के हैं उनका, यानी जो अंग्रेज का था। अब ये तो इतना था, लेकिन जब विभाजन हुआ देश का तब फिर ये कुछ और हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया, 296 पड़ गया और उसके बाद जो देसी रियासतों के थे उनमें 70 ही मिला, ठीक है। पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? यानी पंथ निरपेक्ष का मतलब है यानी जो सरकारी धर्म होगा, भारत में कोई नहीं होगा, भारत सरकार यानी जो सरकार होगी सभी धर्मों का समान आदर करेगी, सम्मान करेगी। कालिदास के 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम उनके 2 रचनाएं हैं। गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांतों का नाम उल्लेख कीजिए। यहाँ पे राजपूतों का है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, लंबा है। अग्निगुण सिद्धांत ये पृथ्वीराज रसो ने दिया और विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत ये कर्नल टॉड ने दिया। भोज किस वंश के राजा थे? परमार वंश का राजा था और राजधानी जो है धारी नगरी थी। गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? जयदेव की। खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? चंदेल राजाओं ने। भक्तिकालीन 2 संतों के नाम लिखिए। रामानुजाचार्य, नामानंद, गुरु नानक, कबीर। जलवायु भी हो चुका है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाली 2 स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। वैसे जो मौलिक अधिकार है आपका ये 12 से लेकर के 35 तक है। स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22 तक है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। भूस्खलन से क्या तात्पर्य है? जब जो है पृथ्वी यानी जो भूपृष्ठ पर शैलों के अपक्षय से प्राप्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढाल की दिशा में जो भी चट्टान है वो खिसक जाना, उसे भूस्खलन कहते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन बहुत होता है, पूरा यानी पहाड़ टूट करके रोड पे आ जाता है, नीचे आ जाता है, घर पूरा यानी घर और को पूरा दबा देता है, नहस कर देता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये भारत का राष्ट्रपति होता है और ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण हो चुका है। चंदेलों के 2 प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। बुंदेलखंड, खजुराहो, महोबा और रायगढ़। राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। पृथ्वीराज रसो, हलायुद्ध और नयचंद्र सूरी और पद्मगुप्त। भोज प्रबंध किसकी रचना है? वल्लाल की। प्रयाग प्रशासित के रचयिता कौन थे? हरिसेन। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन 2 मस्जिदों का निर्माण कराया है? कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा। सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी पदाधिकारी कौन होता है? सुल्तान। हिम नदियों के अपरदन से वी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती है? यू आकार में। वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? यानी जो द्रव होता है यानी जल होता है, जब वो गर्म होकर के ऊपर उड़ जाता है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। सूर्याभिताप किसे कहते हैं? सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है उसे सूर्याभिताप कहते हैं। मूल अधिकार किस पर बल देते हैं? मूल अधिकार बुनियादी यानी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है और ये मानव जीवन के यानी विकास पे ज़्यादा बल देते हैं। अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप में से किन 2 आधारों से करते हैं? यानी श्रम है और पूंजी है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में लागू हुआ था। मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम? ये इंडिका है। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? सम्राट अशोक की। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया? चंदेल राजाओं द्वारा। राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। नालंदा, विक्रमशिला और काशी, उज्जैन आदि। महमूद गजनी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर में। सल्तनत कालीन राज्य की आय के 2 साधन लिखिए।
मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था और खराज गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला परदार कर। सेल के 2 उदाहरण लिखिए। परतदार शैल में बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, स्लेट, संगमरमर और लिग्नाइट। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेरिका की अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। सूर्यताप किसे कहते हैं? सूर्यताप सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। ज्वार भाटा आपका हो चुका है, ये भी आपका हो चुका है, ठीक है। ये हरित क्रांति भी हो चुका है, अर्थव्यवस्था भी हो चुका है। अब इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही गर्त नहीं हुआ, समुद्र के सबसे गहरे गर्त जो है मैरियाना गर्त है। मैरीपाना नहीं, मैरियाना गर्त है, ठीक है। जैसे स्थल पे बड़े बड़े पहाड़ हैं और बड़े बड़े गड्ढे हैं, वैसे सागर में भी हैं, बशर्ते कि सागर भी इसलिए नहीं दिखता क्योंकि पानी भरा है। जो गड्ढे है उसको गर्त बोलता है और जो पहाड़ होते हैं वो तो उथला ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है, यानी 20 और 21 को छोड़कर, यानी राष्ट्रपति के आदेशानुसार अस्थायी तौर पे स्थगित किया जा सकता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करता है? वैसे तो न्यायालय 5 प्रकार का लेख जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब ये है कि सशरीर, यानी न्यायालय आदेश देकर सशरीर उपस्थित करो, ठीक है। और परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं, ठीक है। और निषेध मतलब यानी कोई कार्रवाई चल रही हो तो उसको रोक दिए जाए, यानी अधीश न्यायालय हो। अधिकार पृष्ठ का मतलब ये है कि आप किस, यानी कोई व्यक्ति है, आपको संशय है कि ये किस अधिकार से यहाँ पर नियुक्त है, तो अधिकार पृष्ठ जारी होता है। उत्प्रेषण का मतलब है कि वो चीज़ें, यानी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय संबंधित होती हैं, छोटे से बड़े की ओर। मुद्रास्फीति हो चुकी है, उपभोक्ता अधिनियम भी हो चुका है। विकसित अर्थव्यवस्था देख लीजिए, ये लमसम आपका रिवीजन के तौर पे, यानी रिपीट हो रहे हैं। नागरिकता यह अनुच्छेद आपका 5 से 11, आप ऐसे समझ लो, जो राज्य है 1 से 4, नागरिकता 5 से 11, 12 से 35 आपका मौलिक अधिकार, 36 से 51 आपका नीति निर्देशक तत्व, 51 का मौलिक कर्तव्य, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। लमसम इसमें भी सब कुछ चीज़ें रिपीटेड हैं। ग्रेसम का नियम, ठीक है, यानी ग्रेसम का नियम पूरा सिक्का जो होता है वह सिक्के के चलन से बाहर कर देता है, लेकिन अच्छा सिक्का पूरे सिक्कों को चलन से बाहर नहीं करता, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे जो असली नोट है और नकली नोट है उसी संबंधित ये नियम आपके हैं। यानी कहने का मतलब है जो नकली नोट है वो असली नोट को बाहर कर दे रहा है, लेकिन जो असली नोट है वो नकली नोट को बाहर नहीं कर पा रहा है, ये चीज़ें। तो और यहाँ पे एक चीज़ और है कि पृथ्वी कितने दिन में पूरा चक्कर करती है, 365 दिन, 6 घंटे 48 मिनट 55 सेकेंड। आपको एग्जाम में ऐसे में 365 1/4 डे, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हो गई हैं, तो ये वीडियो आपका यहीं पे एंड होता है। एक प्रश्न आपके सामने ये है कि आप ये बताइए, भारत का राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है, वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद कौन सा है, और अगर राज्यपाल क्षमादान करता है तो कौन सा अनुच्छेद है, आप कमेंट करिए। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।